सो वी स्टार्ट विद विस्कोसिटी अगेन। हमने लास्ट लेक्चर में विस्कोसिटी का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। आज हम लोग विस्कोसिटी इन डिटेल देखेंगे। तो विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ वाटर एंड हनी। तो हमने अगर वाटर का ड्रॉप लिया और हनी का ड्रॉप लिया, उन दोनों को अगर हम लोगों ने सेम सरफेस पे रिलीज कर दिया, सो इफ वी रिलीज small quantity of water and honey, so what we notice is water flows quickly and honey flows slowly and sticks to the wall. तो ये समझने के लिए ऐसा क्यों होता है, why two different types of liquid have different flow rates? Honey is flowing slowly and it is getting stick to the wall, whereas water is moving rapidly. तो ये समझने के लिए दोनों का फ्लो रेट अलग अलग क्यों, ये समझने के लिए हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि एनी लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो जब कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है, इसका मतलब एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वी इमेजिन एनी लिक्विड व्हेन आई से लिक्विड मतलब फ्लूइड होगा। तो वी इमेजिन एनी लिक्विड टू बी मेड up of number of layers, तो जब लिक्विड मूव होगा, इसका मतलब एक लेयर ये दूसरे लेयर के ऊपर से मूव होगा। एंड वेन एवर वन लेयर मूव्स ओवर अनदर लेयर देयर इज फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है, इसकी वजह से आता है विस्कोसिटी। सो when a liquid flows, one layer of liquid moves over another, and hence there is friction. तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी, कल बताया था ना मैंने, व्हाट इज विस्कोसिटी? Viscosity is the property of a fluid by virtue of which any layer or different layers of the fluid experience frictional force, right? तो डिफाइन कैसे करोगे बताओ मुझे। Viscosity is the property of the fluid. Viscosity is the property of the fluid by virtue of which कैसे डिफाइन करोगे? कल ही तो बताया था, अभी बता दो वापिस। लिक्विड जब फ्लो होता है तो हम लोग लिक्विड को अज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो जब लिक्विड फ्लो होगा तो एक लेयर लिक्विड का दूसरे के ऊपर से फ्लो होगा। इसका मतलब किसी भी दो लिक्विड के लेयर के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स को विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी डिफाइन करने के लिए क्या किया था हमने? हाउ डू डिफाइन विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच व्हाट? रिलेटिव मोशन बिटवीन different layers experience frictional force, by virtue of which relative motion between different layers experience frictional force। और ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको हम लोग ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। दिस फ्रिक्शनल फोर्स is also known as viscous drag or drag force। तो ये जो डिफरेंस आता है ना, therefore difference between the flow rate of water and flow rate of honey is due to difference in the frictional force। वाटर के केस में फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं वाटर इज लो विस्कोसिटी। हनी के केस में फ्रिक्शनल फोर्स
ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं हनी हैज हाई विस्कोसिटी। ओके, अब द आइडिया इज कि ये जो विस्कस फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है या जो ड्रैग फोर्स है, वो आया क्यों? तो इन केस ऑफ लिक्विड्स विस्कस ड्रैग या फ्रिक्शनल फोर्स का सोर्स अलग होता है। अगर आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने इलास्टिसिटी के बाद फ्रिक्शनल फोर्स डिफाइन भी किया था और फ्रिक्शनल फोर्स क्यों आया ये भी देखा था। लेकिन उस केस में हमारे पास एक सॉलिड सरफेस था, सॉलिड सरफेस के ऊपर एक और ब्लॉक था, वो भी सॉलिड था। तो इफ यू रिमेंबर, जब एक सॉलिड सरफेस के ऊपर दूसरा सॉलिड ब्लॉक मूव होगा तो वहां पे फ्रिक्शन था। ये फ्रिक्शन क्यों आया था? क्योंकि सॉलिड सरफेस, जैसे टेबल के मॉलिक्यूल्स और उसके ऊपर जो ब्लॉक मूव हो रहा है उसके मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स आ गए कांटेक्ट में। तो टेबल के मॉलिक्यूल्स और ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के है क्या? नहीं, ये दोनों है डिफरेंट टाइप के। तो उनमें कौन सा फोर्स था? एडहेसिव फोर्स। तो जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हो और ये ऑब्जेक्ट अगर सरफेस के ऊपर मूव हो रहा हो, तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स और उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स, इन दोनों में होता है एडहेसिव फोर्स। तो होता ऐसा है कि जब ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करता है तो जो एडहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, याद रखना। तो जो एडहेसिव फोर्स है वो इसके मोशन को रोकता है, अपोज करता है, इसके लिए फ्रिक्शन आता है, राइट। तो सेम चीज हो रही है लिक्विड्स के केस में। लिक्विड के केस में मैंने अभी आपको बोला कि लिक्विड्स को हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो मान लो ये एक लेयर ऑफ लिक्विड है, ये दूसरा लेयर ऑफ लिक्विड है। एक लेयर ऑफ लिक्विड जब दूसरे लेयर ऑफ लिक्विड के ऊपर से मूव होगा, सिर्फ यहाँ पे एडहेसिव नहीं, यहाँ पे कौन से फोर्स होंगे? कोहेसिव। क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दोनों, हमारे पास लिक्विड तो एक ही था, हमने इमेजिन किया ना लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो एक लिक्विड का लेयर है, उसके ऊपर उसी सेम टाइप का लिक्विड का लेयर है। तो इस केस में होता है ऐसा है ना, जब एक लेयर ऑफ लिक्विड मूव होने की कोशिश करता है दूसरे के ऊपर से, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल ड्रैग होता है, मतलब विस्कस फोर्स होता है, कौन से केस में? लिक्विड के केस में। वो कहां से आता है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस। सो विस्कस ड्रैग in case of liquids is due to molecular cohesive forces, correct। then in case of gas, अभी फ्लूइड्स तो दोनों है ना, लिक्विड्स भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है। तो अगर लिक्विड्स में विस्कस फोर्स है तो गैस में भी विस्कस फोर्स है। लेकिन गैस के केस में हम लोग गैस को ऐसा इमेजिन तो कर नहीं सकते कि गैस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। ओके, तो गैस के केस में ये जो विस्कस फोर्स है कहां से आता है? बिकॉज ऑफ कोलिजन। बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स दे आर मूविंग वेरी फास्ट। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं रैंडमली तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन विस्कस फोर्स आता है। तो विस्कोसिटी या फिर विस्कस ड्रैग इन केस ऑफ गैसेस इज ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। तो विस्कस फोर्स in case of gases is due to molecular collisions, ओके। तो अब तक जो मैंने बताया वो एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। हमने विस्कोसिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था। विस्कोसिटी समझने के लिए हमने पहले एक एग्जांपल लिया, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर और हनी को सेम सरफेस पर रिलीज कर दिया और हमने ये नोटिस किया कि पानी थोड़ा फास्ट आ रहा है और हनी स्लो आ रहा है। तो ये जो दोनों के फ्लो रेट में डिफरेंस है, ये समझने के लिए हम लोगों ने लिक्विड को इमेजिन किया टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो जब लिक्विड फ्लो होगा, एक लेयर ऑफ लिक्विड दूसरे के ऊपर से फ्लो होगा, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर फ्लो होगा, तीसरे के ऊपर चौथा लेयर फ्लो होगा, सो ऑन सो फोर्थ, बराबर। तो जब दो लेयर्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, तो वहां पे क्या है? फ्रिक्शन है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वजह से ही फ्लो रेट अलग अलग होता है। जिस लिक्विड में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो वो स्लो मूव करता है और जिस लिक्विड में फ्रिक्शनल फोर्स कम हो वो फास्ट मूव करता है। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच relative motion between different layers of a fluid experience frictional force. Okay, good. और in case of liquids
ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ से आया, तो इट इज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस, क्योंकि लिक्विड के केस में जब एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव करेगा तो दोनों लेयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों लेयर ये लिक्विड्स के है। तो लिक्विड और लिक्विड सेम टाइप के मॉलिक्यूल में फोर्स कौन सा होता है, कोहेसिव। तो द सोर्स ऑफ दिस विस्कस ड्रैग in case of liquids is molecular cohesive forces and in case of gases it is due to molecular collisions। अब if you remember, नहीं याद होगा तो मैं बता देता हूं आपको, कोई बात नहीं। फोर्सेस जो है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है टाइम डिपेंडेंट फोर्स, जो टाइम के साथ चेंज होता है, उसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट फोर्स। एक होता है पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, जो पोजीशन के साथ चेंज होता है। मैं एग्जांपल दे देता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर याद होगा, इट इज Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये कौन से टाइप का फोर्स है, पोजीशन डिपेंडेंट है। मैंने अगर पोजीशन चेंज की, जैसे डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो गया, डिस्टेंस कम कर दिया तो फोर्स बढ़ गया। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये भी पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ऐसा ही आता है आपका तीसरे टाइप का फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो फोर्स कैन बी टाइम डिपेंडेंट, जिसमें फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है। फोर्स कैन बी पोजीशन डिपेंडेंट, जिसमें फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करता है। फोर्स कैन बी वेलोसिटी डिपेंडेंट, जिसमें फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो विस्कस फोर्स अभी तो बता रहा हूं, आगे भी आएगा। विस्कस फोर्स ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है, विच डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो विस्कस drag in case of liquids and gases is directly proportional to velocity। मतलब ये फोर्स सीधा सीधा वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, प्रोवाइडेड वेलोसिटी इज स्मॉल। मतलब वेलोसिटी के स्मॉल वैल्यूज के लिए ये जो ड्रैग फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी की कौन से वैल्यूज के लिए, स्मॉल। हमने दो टाइप के फ्लो डिफाइन किए थे, याद आ रहा है आपको, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। कौन से फ्लो में वेलोसिटी कम था, स्ट्रीमलाइन में, और कितने ज्यादा था। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन है तो उस केस में विस्कस फोर्स किसका प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी को, राइट। तो सिमिलरली फॉर टर्बुलेंट फ्लो, मतलब जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, तो फॉर टर्बुलेंट फ्लो viscous drag is directly proportional to higher orders of velocity, मतलब अगर वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स वेलोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के हायर ऑर्डर्स पे। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी स्मॉल है तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी लार्ज है, मतलब टर्बुलेंट फ्लो है, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v raised to n, वेयर n कैन बी 2, 3, 4, 5, 6 डिपेंड करेगा वो। ओके, तो विस्कस ड्रैग फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू velocity as long as velocity is small, मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। एंड फॉर टर्बुलेंट फ्लो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होता है, विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू हायर ऑर्डर्स। किसके हायर ऑर्डर्स, वेलोसिटी के हायर ऑर्डर्स को। क्लियर यहां तक, गुड। अब आपको पता होना चाहिए अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये क्या होता है, इससे पहले ग्रेडियंट क्या होता है वो पता होना चाहिए, और ग्रेडियंट क्या होता है ये पता होने से पहले डेरिवेटिव क्या होता है ये पता होना चाहिए। अभी जिनको डेरिवेटिव पता ही नहीं तो अभी अच्छे से सुन लेना,
क्योंकि डेरिवेटिव आपको मैथ्स में तो बहुत काम में आएगा ही आएगा, फिजिक्स में भी बहुत काम में आएगा। अब मैं बताता हूँ वेलोसिटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे, हम लोग। फिलहाल ग्राफ पे ध्यान मत दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह, दोपहर, शाम एंड रात, ये टाइम है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। तो टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है क्या? नहीं, टेम्परेचर चेंज होता है। सुबह कम होगा, फिर दोपहर में बढ़ेगा, शाम में थोड़ा कम हो जाएगा, रात में और कम हो जाएगा। करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? टाइम नहीं, टाइम तो चेंज होगा ही ना, टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन टाइम। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे, बराबर। टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। When one variable changes with respect to another variable, एक वेरिएबल टेम्परेचर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल टाइम, तो एक सेकेंड में मतलब यूनिट टाइम में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का सिंपल मतलब होता है कि हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। तो डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब ये है, हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है, इट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन टाइम, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? डिपेंडेंट, क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे। और टाइम को बोलेंगे इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं टाइम को? इंडिपेंडेंट। सही है, बराबर। अब टेम्परेचर क्या सिर्फ टाइम की वजह से चेंज होगा क्या? नहीं, इट ऑल्सो चेंजेस विथ पोजिशन। अभी गर्मी के दिन में तो बेस्ट एग्जाम्पल, आप क्लासरूम के बाहर खड़े थे, ज्यादा गर्मी लगती है, आप अंदर आ जाते हो तो कम गर्मी लगती है। मतलब क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ पोजीशन। आपने पोजीशन चेंज किया, मतलब आपने आपका एक्स वेरिएबल चेंज किया, तो उसके लिए क्या चेंज हो गया? टेम्परेचर, बराबर। ये भी डेरिवेटिव है, वो भी डेरिवेटिव है। वहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वहां पे टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे पोजीशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, वहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो ना, मतलब पोजीशन हो, उसको बोलते हो ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? तो जब भी डिनोमिनेटर में dx, dy, dz, dr ऐसा दिखेगा, तो उस डेरिवेटिव का एक स्पेशल नाम है। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज ऑलवेज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। चेंज कौन हो रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट। वेरी गुड, चलो ठीक है। अभी ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर समझ में आ गया, तो आई विल नॉट ड्रॉ ग्राफ हियर। अब एक सिंपल सा केस लेते हैं रिवर का। रिवर में वाटर इज फ्लोइंग, ये रिवर का बेस है, बेस मतलब जमीन है जिसके ऊपर से पानी बहेगा। सबसे पहले पता होना चाहिए, अभी मैंने बोला एनी फ्लोइंग लिक्विड कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। वाटर का जो लेयर डायरेक्टली सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, वो मूव होता ही नहीं है। क्यों नहीं मूव होता? क्योंकि वाटर और सरफेस ऑफ रिवर मतलब ग्राउंड, इन दोनों में है स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स। वाटर के मॉलिक्यूल ये एक टाइप के मॉलिक्यूल है, और ग्राउंड ये दूसरा टाइप का सब्सटेंस है, तो वहां पे क्या है? स्ट्रॉन्ग एडेसिव फोर्स। तो जब नदी फ्लो होती है, तो जो आखिरी लेयर होता है, नीचे वाला, बॉटम वाला, वो कभी मूव होता ही नहीं है। उसके ऊपर का लेयर इट मूव्स विथ सम वेलोसिटी, उसके और ऊपर का लेयर इट मूव्स विथ फास्टर, विथ मोर वेलोसिटी, हायर वेलोसिटी। इसके ऊपर का लेयर इट मूव्स विथ इवन मोर वेलोसिटी, इसके ऊपर का लेयर मूव्स विथ इवन मोर वेलोसिटी, और इसके ऊपर का लेयर मूव्स इवन विथ मोर वेलोसिटी। मतलब जो टॉप लेयर होगा, टॉप लेयर, वो फास्टेस्ट मूव होगा।
करेक्ट। तो एज यू सी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और हम लोग सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं काम करता हूं, मैं रैंडमली मैं कोई भी एक लेयर उठा लेता हूं। चलो ये लेयर ले लिया, इस लेयर का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है x, और इस लेयर का स्पीड है v। अगर मैं इसके नीचे का लेयर देखूंगा तो उसका स्पीड होगा v माइनस dv, और इसके ऊपर के लेयर का होगा v प्लस dv, वेयर dv इज स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। मैंने इसलिए बोला जो सबसे नीचे का लेयर होता है वो मूव होता ही नहीं है, उसके ऊपर का लेयर मूव्स विथ सम वेलोसिटी, उसके ऊपर का लेयर मूव्स इवन फास्टर, उसके ऊपर का लेयर और भी फास्ट, उसके ऊपर का लेयर और भी फास्ट। तो अगर मैं इन्हें एक लेयर ले लिया जिसका वेलोसिटी v था, उसके ऊपर का लेयर फास्ट होगा मतलब v प्लस dv, और उसके नीचे का लेयर स्लो होगा मतलब v माइनस dv। और ये जो उसके नीचे का लेयर है उसका डिस्टेंस ग्राउंड से होगा x माइनस dx, क्योंकि dx इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लेयर, या तो तुम बोल सकते हो dx इज द थिकनेस ऑफ लेयर। ये भी dx है और ये भी dx है, तो जो ऊपर का लेयर है ना उसका वेलोसिटी होगा v प्लस dv, और उसका डिस्टेंस होगा x प्लस dx। क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? अब एक बात बताओ, लेयर टू लेयर, एक लेयर से दूसरे लेयर में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है? वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है? dv। और एक लेयर से दूसरे लेयर में डिस्टेंस कितना है? इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। डन? बराबर। तो देखो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, डेफिनेशन पढ़ोगे ना, ऐसा लिखा होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी लेयर इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity with distance, और नॉर्मली हम लोग सारे लेयर के डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी लेयर, इसलिए हम लोगों ने मेंशन कर दिया यहां पे डिस्टेंस कहां से मेजर किया? मेजर्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी लेयर, मेजर्ड फ्रॉम अ स्टेशनरी लेयर। is known as velocity gradient, is known as velocity gradient। तो इन शॉर्ट एक लेयर से दूसरे लेयर में वेलोसिटी का कितना चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। dv by dx इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर यहां तक? तो अब तक आज हमने विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है वो देखा, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे जाओगे ना पिछले सारे टॉपिक लगने वाले हैं। तो हु कैन टेल मी इन वन लाइन व्हाट इज विस्कोसिटी? What is the main point in viscosity? Frictional force between any two layer of liquid. Okay. What is velocity gradient? Change in velocity with distance. Very good. अब अगर ये अच्छे से याद है तो अगला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जब हमने मतलब लास्ट लेक्चर में जब हमने फ्लूइड इन मोशन का पार्ट स्टार्ट किया था हाइड्रोडायनामिक्स का, तब मैंने आपको बताया था जब हम लोग डिफरेंट टाइप के फ्लो देख रहे थे, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, मैंने तब आपको ऐसा बोला था कि इसके आगे जितने भी टॉपिक आएंगे जहां पे तुम कुछ भी डिराइव करोगे वो सारे के सारे टॉपिक्स में एक बेसिक असम्पशन है, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन and the fluid is ideal. Streamline flow is a steady flow in which
one flow line moves over other smoothly and flow lines do not intersect each other, और ideal fluid is incompressible fluid। तो जितने भी इसके आगे लॉ आएंगे या जितने भी इसके आगे डेरिवेशंस होंगे उसमें ये दोनों चीजें प्री अज्यूम्ड होता है कि फ्लो कौन सा है, स्ट्रीम लाइन है, टर्बुलेंट नहीं है, कौन सा है, स्ट्रीम लाइन है, और फ्लूइड कौन सा है, आइडियल मतलब इनकम्प्रेसिबल। तो अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का स्टेटमेंट देखोगे, उन्होंने स्टार्ट ही वहां से किया है। इफ यू सी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, of viscosity for a streamline flow, for a streamline flow। अब हम कब से बोल रहे हैं कि जब लिक्विड फ्लो होगा तो एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव होगा, तो जब एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव होगा तो वहां पे फ्रिक्शन होगा। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमको बताता है कि व्हाट इज how much is the friction between any two layer। तो according to Newton's law of viscosity for a streamline flow, the viscous force acting on any layer, the viscous force acting on any layer of liquid is directly proportional to is directly proportional to। तो जब लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड के लेयर्स एक दूसरे के ऊपर से फ्लो हो रहे हैं, इसके लिए वहां पे फ्रिक्शन है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर लेयर पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कितना विस्कस फोर्स है वो कौन बताता है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अभी दिमाग में फिट कर लो क्योंकि अगला लॉ स्टोक्स लॉ और न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कभी कभी, तो कंफ्यूजन का कोई काम ही नहीं है। Newton's law of viscosity tells you how much is the viscous force acting on any layer of liquid। So viscous force acting on any layer of liquid is directly proportional to two things। Number one, area of the layer and velocity gradient। So viscous force is directly proportional to area and velocity gradient dv by dx। F equal to, जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आपको याद होगा क्रिटिकल वेलोसिटी या रेनॉल्ड्स नंबर, उसमें एक पैरामीटर आया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये F इज प्रोपोर्शनल टू A dv by dx, इसमें जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखोगे, वो कांस्टेंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो F इज इक्वल टू ईटा A dv by dx, where eta is constant of proportionality, known as coefficient of viscosity, अब हम इस इक्वेशन से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला भी बना लेंगे और उसको डिराइव भी करेंगे। तो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए dv बाय dx। सही है, गुड। तो ईटा का फॉर्मूला क्या बन गया, f अपॉन a dv बाय dx। अब तुम्हारे पास अगर फॉर्मूला है तो तुम यहां से ईटा का डेफिनेशन भी बना सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अभी पर यूनिट डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखा ना उसको बोलते हैं पर यूनिट, तो यहाँ पे कौन दिख रहा है, एरिया। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
is defined as viscous force acting per unit area per unit velocity gradient on any layer of liquid. डन, सिंपल, एक मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। मेरे को तो समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड कि फिजिक्स में डिफिकल्ट लगता है क्या है आप लोगों को, क्या डिफिकल्ट है? इट इज सो सिंपल एंड स्मूथ है, हमारा क्लास जैसा स्मूथ जाता है जैसे कि स्टडी फ्लो हो। ये तब होता है जब आपका पूरा फोकस हो किसी चीज पे। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी मुझे, अगर मैंने हर बार बोला है आपको, जैसे ही आप कोई नया पैरामीटर डिफाइन करो उसी टाइम पे उसके एसआई यूनिट्स और उसके डायमेंशंस फाइंड कर लेना। डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आपको ईटा के डायमेंशंस पता होने चाहिए। तो पहले यूनिट निकाल लेंगे। फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, सही है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस वापस से मीटर, है ना। एरिया मीटर स्क्वायर था, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड था, और डिस्टेंस क्या था? मीटर। तो ये मीटर और ये मीटर हो गया, और ये जो सेकेंड है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से कहां गया? न्यूमरेटर में गया। तो सेकेंड गया ऊपर, तो क्या बन गया यूनिट? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल। याद है कि प्रेशर का ऐसा यूनिट था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको पास्कल होता था। और पास्कल सेकेंड, तो ऐसा यूनिट ऑफ ईटा इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड, क्योंकि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल, बराबर। अभी डायमेंशंस फाइंड कर लेंगे। डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो फोर्स के डायमेंशंस, एरिया के डायमेंशंस, डीवी के डायमेंशंस और dx के डायमेंशन लगेंगे। सिर्फ मैंने क्या किया, ये dx को ऊपर भेज दिया बस। फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 l1 t-2, dx होता है l1, एरिया होता है l2, और वेलोसिटी होता है l1 t-1। ऐसे होता है ना। ओके, कैंसल, तो ये आ गया m1, ये l1 ऊपर जाएगा -1, ये t-1 ऊपर जाएगा तो t-2 + 1 इज -1, हो गया m1 l-1 t-1, डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हो गया, गुड। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, according to Newton's law of viscosity, for a streamlined flow, the viscous force acting on any layer of a liquid is directly proportional to area of liquid, directly proportional to velocity gradient. So viscous force F is proportional to A, it is also proportional to dV by dx. तो F is proportional to A dV by dx. Proportionality का साइन हटाओगे तो वहां पे कांस्टेंट लिखोगे ईटा, तो F इक्वल टू ईटा A dV by dx। ईटा को तुम बोलते हो, आगे आ जाओ, हमारी बहुत जगह है, एक बेंच पे बैठो, आ जाओ। तो तुम्हारा ध्यान नहीं होगा ना, तो इसमें तुम्हारा मतलब इन जनरल तुम्हारा, यू आर लाफिंग, कम। अगर आपका ध्यान नहीं होगा क्लास में तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ओके, तो ईटा को तुम बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा आता है F अपॉन A dV by dx। F इज विस्कस फोर्स, A इज एरिया, dV by dx इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ईटा डिफाइन कर दिया हमने, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो उसके ऐसा यूनिट बन गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड।
अब अगला टॉपिक है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, दोनों में डिफरेंस समझ लो पहले। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमको बताता है किसी भी एक लेयर पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, और स्टोक्स लॉ हमको क्या बताता है? तो स्टोक्स लॉ में हम लोग सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में एक लिक्विड फिल कर देते हैं, विस्कस मीडियम है ये, दिस इज कॉल्ड एज विस्कस मीडियम। इस लिक्विड में से, मतलब इस विस्कस मीडियम में से हम लोग एक मेटालिक बॉल को, एक स्पीयर को ड्रॉप कर देते हैं। तो जब ये स्पीयर, मेटालिक बॉल, जब ये लिक्विड से फॉल होगा तो उस पे एक विस्कस फोर्स एक्ट होगा। कितना विस्कस फोर्स एक्ट होगा वो बताता है स्टोक्स लॉ। तो रिमेंबर, हमारे पास एक स्पीयर है, इट इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। तो वी हैव अ स्पीयर विच इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, the viscous force acting on a sphere falling through viscous medium is directly proportional to. So according to Stokes law, the viscous force, इसमें भी विस्कस फोर्स है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में भी विस्कस फोर्स है, लेकिन उस केस में विस्कस फोर्स किस पे एक्ट हो रहा था? लिक्विड के लेयर पे। इस केस में किस पे एक्ट हो रहा है? एक स्पीयर पे। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पीयर फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, is directly proportional to, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। उन तीन में से दो पैरामीटर होते हैं बॉल के और एक होता है मीडियम का। दो होते हैं बॉल के, एक होता है मीडियम का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्पीयर, स्मॉल आर। तो इसका रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर, मतलब v पे। और नंबर 3, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द विस्कस मीडियम, ऑफ द विस्कस मीडियम। और लॉजिकल भी है। आइडियली स्पीकिंग, अगर मैं दो सेम, मतलब आइडेंटिकल स्पीयर लेता हूं, आइडेंटिकल मतलब दोनों का सेम साइज और सेम वॉल्यूम है और मटेरियल भी सेम है, उनको मैंने वाटर में से ड्रॉप कर दिया और दूसरे को मैंने हनी में से ड्रॉप कर दिया, तो कौन सा फास्ट जाएगा? ऑब्वियसली दोनों आइडेंटिकल बॉल्स थे, लेकिन फिर भी एक फास्ट जा रहा है, एक स्लो जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि विस्कस फोर्स सिर्फ बॉल पे डिपेंड नहीं करता, वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। वाटर का विस्कोसिटी कम होता है और हनी का ज्यादा होता है। तो दो पैरामीटर है खुद के बॉल के, एक रेडियस और एक वेलोसिटी, और तीसरा पैरामीटर है मीडियम का, विस्कस मीडियम का। ओके, तो विस्कस फोर्स Fv, इसको F से डिनोट करेंगे। ये नहीं समझा तो अगला टॉपिक कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसके लिए पता होना चाहिए। Fv is directly proportional to R, directly proportional to V and directly proportional to eta। तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है 6 पाई। कौन आता है? 6 पाई। और ये 6 पाई कांस्टेंट कहाँ से आया? ये आया एक्सपेरिमेंट से। कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंट से। कहाँ से आया? जो भी कांस्टेंट्स एक्सपेरिमेंट से मिलते हैं उनको बोलते हैं इंपिरिकल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उनको? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इंपिरिकल कांस्टेंट। तो जो भी कांस्टेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट से आता है, थ्योरी से नहीं आता है,
एक्सपेरिमेंट से आता है उसको बोलते हो एम्पिरिकल कांस्टेंट, बराबर। तो स्टोक्स लॉ यहीं तक था। तो स्टोक्स लॉ को क्या बताता है, अगर हमारे पास एक स्फीयर है वो एक विस्कस मीडियम से फॉल हो रहा है, अगर हमारे पास एक स्फीयर है विच इज फॉलिंग फ्रॉम अ विस्कस मीडियम, तो इन दैट केस द विस्कस फोर्स acting on that sphere, the viscous force acting on that sphere is directly proportional to radius of the sphere, velocity of the sphere, and coefficient of viscosity of the medium, बराबर, right? The viscous force acting on a sphere falling through a viscous medium is directly proportional to radius of the sphere, velocity of the sphere, and coefficient of viscosity of the medium. और फॉर्मूला बन गया आपका 6 पाई ईटा आर वी। वेरी गुड। अब अगर तुमको ये अच्छे से समझा है तो अगला टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी, वो अच्छे से समझेगा। टर्मिनल वेलोसिटी, अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल इन जनरल? What is the meaning of terminal in general? टर्मिनल मतलब होता है फाइनल। तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पहले समझ लो अच्छे से, और वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। इंटरेस्टिंग तो है ही, इंटरेस्ट आपको आता है कि नहीं वो अलग बात है। हमारे पास एक कंटेनर है, एक वेसल है, इस वेसल में हमने एक विस्कस मीडियम भर दिया, इस विस्कस मीडियम में हमने एक मेटालिक स्फीयर को, एक बॉल को रिलीज कर दिया, एक मेटालिक बॉल को रिलीज कर दिया। रिलीज किया मतलब पहले पकड़ के रखा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। फिर इसका वेलोसिटी बढ़ते गया और एक स्टेज पे आके वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गया, मतलब वेलोसिटी हो गया कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। हमारे पास एक बॉल था, उसको हमने एक विस्कस मीडियम में ड्रॉप कर दिया, उसका वेलोसिटी बढ़ने लगा और एक स्टेज पे आके वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गया, राइट? तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो मेटालिक स्फीयर है, जो बॉल है, इस पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले इस पे खुद का वेट एक्ट होता है, इट्स ओन वेट, विच इज mg, ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस पे दो फोर्स एक्ट होते हैं अपवर्ड। बाय द वे मैंने यहाँ बोला नहीं, लेकिन स्टोक्स लॉ से जो आपको विस्कस फोर्स मिला ना, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर, ये होता है अपवर्ड्स। क्या डायरेक्शन होता है इसका? अपवर्ड्स। तो विस्कस फोर्स एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको मैं बोलूंगा Fv। और अपवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स होता है जिसको तुम बोलते हो अपथ्रस्ट, या फिर बोलते हो फोर्स ऑफ बियॉन्सी। सुना है क्या फोर्स ऑफ बियॉन्सी? सुना ही होगा, 10th में था आपको फोर्स ऑफ बियॉन्सी। चलो नहीं सुना तो मैं अभी आपको बता देता हूँ विद अ फनी एग्जांपल। ऑफ कोर्स मेरा किसी के साथ पंगा हो गया, झगड़ा, और वो हट्टा कट्टा पहलवान, तुमको दिखते रहे मैं कैसा हूं, है ना? अब उसको बोल तो दिया मैंने, आते को देखता हूं मैं, वो आ गया। अब मैं उसको उठा ही नहीं पा रहा हूं, पटकूंगा कैसे? लेकिन अगर वही चीज स्विमिंग पूल में झगड़ा हुआ था ना, तो मेरे लिए इजी था उसको उठा के पटकना। क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल में पानी है, और पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो तो पानी उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। वेट कहाँ था और पानी ने फोर्स कहाँ लगा दिया? मतलब पानी ने नेट वेट को कम कर दिया, इफेक्टिव वेट को क्या कर दिया? कम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक लिक्विड में हो, और हमारा ऑब्जेक्ट भी लिक्विड में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में हो तो लिक्विड उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसको तुम बोलते हो फोर्स ऑफ बियॉन्सी।
या फिर अप थ्रस्ट। इसके लिए आप ट्राई करके देखना, कोई बहुत हेवी ऑब्जेक्ट लेना, उसको एयर में पुल करने की कोशिश करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसी को तुम लिक्विड में, पानी के अंदर पुल करने की कोशिश करो, इट बिकम्स वेरी इजी। क्यों? क्योंकि पानी मतलब लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स। वेट है डाउनवर्ड्स, पानी ने, लिक्विड ने फोर्स लगा दिया अपवर्ड, तो नेट फोर्स, नेट वेट हो गया कम। बराबर, गुड। तो इसलिए मैंने बोला कि एक फोर्स ऊपर और है, अपथ्रस्ट। तो ऊपर दो फोर्सेस है, एक है विस्कस फोर्स जो हमको स्टोक्स लॉ से पता लग गया, एक है फोर्स ऑफ बुयांसी अपथ्रस्ट जो तुमको याद नहीं होगा, मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं, और एक है वेट विच इज डाउनवर्ड्स। तो क्या करेंगे, पहले हम सिचुएशन क्या समझा देंगे। हमारे पास एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इट इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। तो कंसीडर अ मेटालिक स्फीयर of radius r falling through a viscous medium with coefficient of viscosity eta. The forces acting on the sphere are, तीन फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक है वेट mg इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दो फोर्स है अपवर्ड्स। तो एक है अपथ्रस्ट जिसको तुम फोर्स ऑफ बुयांसी भी बोलते हो, अपथ्रस्ट Fu इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, और तीसरा फोर्स है कौन सा, विस्कस फोर्स ड्यू टू स्टोक्स लॉ। तीसरा कौन सा है, विस्कस फोर्स ड्यू टू स्टोक्स लॉ। तीसरा विस्कस फोर्स विच इज ऑल्सो अपवर्ड्स, विस्कस फोर्स जिसको तुम विस्कस ड्रैग बोलते हो, विस्कस फोर्स ये भी कहां पे है, इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, देयरफॉर नेट फोर्स इज, आप हमेशा याद रखना जिस डायरेक्शन में मोशन हो उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है। ऑब्जेक्ट को तुमने छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, नीचे, तो नेट फोर्स कहां है। तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्सेस। डाउनवर्ड फोर्स कौन था, mg था, वेरी गुड। वेट था, वेट मतलब mg था। और अपवर्ड कौन से फोर्सेस थे, अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स। सही है, बराबर। अब एक चीज अच्छे से समझ लो, हमने जब इस बॉल को रिलीज किया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फिर वेलोसिटी बढ़ते गया। जो वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वहां पे क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होना। तो शुरू में वेलोसिटी बढ़ते गया, मतलब शुरू में एक्सेलरेशन था, लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गया, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया, कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर। तो एट सम स्टेज इनसाइड द लिक्विड, और एक चीज याद होनी चाहिए, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 होना मतलब क्या 0 होना, फोर्स 0 होना। एक्सेलरेशन 0 होना मतलब कौन 0 होना, फोर्स 0 होना। तो एट सम स्टेज इनसाइड द लिक्विड net force becomes 0 and hence
and hence velocity becomes constant. वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो होना, और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. क्या बोलते हैं? सो दिस कांस्टेंट वेलोसिटी is known as terminal velocity. बराबर? क्लियर है यहां तक? बराबर. तो अच्छे से ध्यान दोगे ना तो पूरा सा पिक्चर छप जाएगा, घर पे आके पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पर ध्यान दोगे तो. कंडीशनल होता है हर चीज, कंडीशन है. हमारे पास एक बॉल था, हमने उसको रिलीज कर दिया, डाउनवर्ड फोर्स mg है, अपवर्ड दो फोर्सेस है, अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स, राइट. तो शुरू में क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ते गया, एक स्टेज पे आके वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गया. जब वेलोसिटी बढ़ रहा था तो नेट फोर्स था mg माइनस fu प्लस fv, लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गया तो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो. अब नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू क्या लिखूंगा? mg माइनस fu प्लस fv. तो देयरफॉर mg इक्वल टू fu प्लस fv. mg कहाँ था? डाउनवर्ड्स, और fu और fv कहाँ थे? अपवर्ड्स. मतलब जब वेलोसिटी बढ़ना बंद हुआ तब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स हो गए बैलेंस. सही है. अब क्वेश्चन ये आता है कि किसी को लगता होगा ऐसा हुआ ही क्यों बैलेंस हो गए? पहले तो बैलेंस नहीं थे, पहले तो वेलोसिटी बढ़ रहा था. वेट, स्टोक्स लॉ पे आ जाओ. स्टोक्स लॉ के हिसाब से विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे. पहले नीचे की डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा था, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्सेस कम थे, तो नेट फोर्स कहां पे है? डाउनवर्ड्स. तो वेलोसिटी बढ़ने लगा, लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ कौन बढ़ने लगा? वेलोसिटी पे कौन डिपेंड करता है? विस्कस फोर्स. तो जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा था विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा था, और विस्कस फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड. तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्सेस क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे. तो जब फोर्सेस बैलेंस हो गए, अब वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा. बराबर. और हमको वही कांस्टेंट वेलोसिटी को बोला है हमने टर्मिनल वेलोसिटी, और हमको उसी का इक्वेशन डिराइव करना है. तब उसका इक्वेशन डिराइव करना है तो कैसे करेंगे फिर? जब वेलोसिटी बढ़ना बंद हो गया तो हमको दिखा कि डाउनवर्ड फोर्स मतलब mg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस विस्कस फोर्स. इसमें से हम लोगों को mg पता है और इसमें से हम लोगों को fv भी पता है. mg is basically mass into g, मतलब what is mass? Volume into density, right? ऐसे होता है ना, density is mass upon volume, तो mass is volume into density. सही है. इसको ऐसे रखो. या फिर अगर आपको एक स्टेप और आगे जाना है, किसका वॉल्यूम, किसका वेट? बॉल का वेट. तो मास किसका? बॉल का मास. स्फीयर का मास. तो वॉल्यूम किसका? स्फीयर का. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब रो जी. अब ये रो क्या है? डेंसिटी ऑफ स्फीयर है. मैं काम करता हूं, मैं लिस्ट ही बना के रख देता हूं समझने के लिए आपको. स्मॉल वी होगा टर्मिनल वेलोसिटी, कैपिटल वी होगा वेलोसिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर. आर होगा रेडियस ऑफ स्फीयर, रो होगा डेंसिटी ऑफ स्फीयर, अभी और जो पैरामीटर लगेंगे वो लिख लेंगे बाद में, अभी यहां तक तो ठीक है. तो ये मिल गया आपको mg. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 1 में mg था, fu था, fv था, उस वजह से सिर्फ mg मिला है. अभी हम क्या फाइंड कर लेंगे फिर? fv. व्हाट इज fv? 6 पाई ईटा आर वी. ये तो हमको किसने बता दिया? स्टोक्स लॉ. और ईटा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो ईटा भी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब mg पता लग गया, यस. fv पता लग गया, यस. कौन बाकी रह गया?
कौन बाकी रह गया? अपथ्रस्ट, फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी। अब ये अपथ्रस्ट या फिर फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी या तो बियॉन्ड फोर्स, ये सीधा सीधा फाइंड नहीं होता कभी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है निकालना। तो कैसे निकालते देखो, पहले तो समझ लो फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी एक्ट कब होता है। सपोज मेरे पास एक लिक्विड है, उस लिक्विड में एक सॉलिड है। हमारे पास एक लिक्विड है, पहले तो लिक्विड है समझ लो, एक कंटेनर में लिक्विड लिया और जहां तक लिक्विड का लेवल है ना उसके ऊपर एक छोटा सा होल कर देता हूं, यहां से एक पाइप निकाल लेता हूं और इस पाइप को एक छोटे कंटेनर में छोड़ देता हूं। और जिस ऑब्जेक्ट पे आपको बियॉन्ड सी का फोर्स फाइंड करना है, हमारे पास एक स्पीयर था, वो एक लिक्विड में था, तो स्पीयर पे क्या एक्ट हो रहा है? फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी। तो स्पीयर पे हमको निकालना है फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी। जैसे ही मैंने इस स्पीयर को लिक्विड के अंदर डाला तो क्या होगा? क्या होगा? जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होना मतलब लोकेशन चेंज करना। तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ और वो डिस्प्लेस होके इस पाइप के थ्रू यहां पे कलेक्ट कर लिया मैंने। ये सब क्यों कर रहा हूं मैं? ये हम लोग इसके लिए कर रहे हैं कि ये जो बॉल है इस पे, ये बॉल किसके अंदर है? लिक्विड के अंदर। लिक्विड इस बॉल पे क्या लगा रहा है? अपथ्रस्ट, मतलब क्या लगा रहा है? फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी। हमको क्या फाइंड करना है? फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी। फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हम लोग, उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैं, ये आपको काम में नहीं आएगा बाद में, ये सिर्फ समझने के लिए होता है कि फॉर्मूला कहां से आया। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पे जैसे ही बॉल डाला तो जितना बॉल का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ, और जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उतना मैंने कलेक्ट कर लिया। अब ये जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है उसका जो भी वेट बनेगा वो होगा फोर्स ऑफ बियॉन्ड सी, अपथ्रस्ट। तो व्हाट इज अपथ्रस्ट फोर्स? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। व्हाट इज अपथ्रस्ट? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लेकिन वेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? mg। mg किसका मास? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बराबर। तो ये mld इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सही है। लेकिन मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मैंने पहले रो यूज किया था, वो रो किसका डेंसिटी था? बॉल का। और अभी सिग्मा यूज कर रहा हूं, सिग्मा किसका डेंसिटी है? लिक्विड का। तो याद रखना ये जो VLD है वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, और सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये जो VLD है ना, VLD इट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। VLD इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बराबर, करेक्ट। बट तो इसको भी हटा देते हैं, ये आपके समझने के लिए था, हो गया। तो अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या है? अपथ्रस्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। पर एक बात बताओ, लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा? जितना बॉल का वॉल्यूम है। तुमने स्विमिंग पूल में जंप मार दिया, पानी बाहर आ गया, कितना पानी बाहर आया? जितना तुम्हारा वॉल्यूम है उतना ही, राइट, बराबर। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस है ना, ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल। जितना स्पीयर का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल सिग्मा जी। लेकिन वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, इक्वेशन नंबर 4। अभी जो इक्वेशन नंबर 4 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है और जो इक्वेशन नंबर 3 है वो किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 में। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 इन इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन 1 क्या था, mg इक्वल टू fu प्लस fv, लेकिन mg हमारा कितना आया 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इक्वल टू एफ यू, अब थ्रस्ट कितना आया, आप थ्रस्ट 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस एफ वी क्या था 6 पाई एटा आर वी, वेरी गुड 6 पाई एटा आर वी। ओके, अब एक काम करते हैं 6 पाई एटा आर वी को वहीं रखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी को शिफ्ट कर देते हैं, तो आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी। क्या कॉमन निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा रो माइनस सिग्मा जी, 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन निकल गया, 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन निकल गया, क्या बचा रो माइनस सिग्मा इक्वल टू 6 पाई एटा आर वी। वेरी गुड, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये है 3 जा, ये है 2 जा, बराबर r और r क्यूब, तो क्या बचा r स्क्वायर, तो 2/3 इंटू 3 9, r क्यूब और एक r, तो r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी, और एटा को भी शिफ्ट कर दिया तो बन गया टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन एटा। यहाँ पे रो होता है डेंसिटी ऑफ बॉल, सिग्मा होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ बॉल हायर होता है, सिग्मा लोअर होता है, तो भूल जाओ, तो चिंता मत करना, बड़े नंबर में तो छोटा नंबर माइनस कर लेना, है ना, बराबर डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये मिल गया टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन। अगर कभी कभी आपको टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू दिया हो लेकिन ईटा पूछा हो, तो कभी कभी v दिया होता है ईटा पूछा होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन v इक्वल टू ईटा, करेक्ट, गुड। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का देखते हैं कल।